वन पीस के ब्रेक्स के बीच में घूमते घूमते मैं इस देश के अलग अलग कोनों में शहर चेंज करते करते घूमते जा रहा हूँ। लेकिन मेरे इस जर्नी पर ब्रेक लगाने और वन पीस की स्टोरी को गियर लगाने के लिए फाइनली चैप्टर नंबर 1092 के स्पॉयलर्स आ गए हैं। सिर्फ आए नहीं हैं, क्या आए हैं भाई यार, एक और नई मिस्ट्री जो कि ओडा सेंसे ने कतार में लगा दी। अब एक नई चीज खुलकर आ गई है जो कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या है और ये लूफी के गियर 5 की वजह से कैसे एक्टिवेट हो गया। या आखिर ऐसी कौन सी नॉन लिविंग थिंग है जो कि लूफी की वजह से लिविंग थिंग में चेंज हो गई। क्या नीगा फ्रूट ऐसा कुछ भी कर सकता है क्या? मुझे पता तुम लोग के दिमाग में भी ऐसे कई सारे सवाल घूम रहे हैं और उस रोबोट को तुम अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं तुम लोग को एक ऐसा पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि शायद जब तक चैप्टर प्रॉपरली नहीं आ जाता और मैं उसके ऊपर रिव्यू नहीं बना देता तब तक शायद तुम्हारा दिमाग इस चीज को सुन के शांत रहे। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो चैप्टर नंबर 1092, इस चैप्टर का टाइटल होने वाला द टायरेंट्स रैम्पेज इन द मरीजॉयस। अभी ये फाइनल टाइटल नहीं है, वो तो चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा कि ये एकदम करेक्ट एक्यूरेट टाइटल है या नहीं। तो अगर टायरेंट से तुम लोग को नहीं पता तो यहाँ पर कुमा की बात हो रही है, और अगर तुम लोग को याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ कि कैसे साबो और उसके जितने भी दोस्त थे वो सभी लोग मिलके जाके वहां से टायरेंट कुमा को छुड़ा कर लेके आए थे ड्रैगन के पास। लेकिन कुमा के अंदर अभी भी खुजली हो रही थी तो वो वहां से खुद को छुड़ा के ड्रैगन के पास से हटके वो इस समय अपने आप को टेलीपोर्ट करके सीधे मरीजॉयस पे चला गया और वहां पर वो रेड लाइन को शायद आई थिंक क्लाइम कर रहा था और फिर वहां पे बहुत सारा उसने डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से साबो और इन सभी लोगों ने जितनी भी मेहनत की थी और जितना भी रिस्क लेके किसी तरह से कुमा को छुड़ा कर लेके आए थे वो सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन कुमा और तो बहुत ज्यादा घायल था, लेकिन उसको कमजोर समझने की गलती मत करना। वन पीस में लोग ये गलती कर देते हैं किसी को कमजोर समझने की। तो कुमा यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही फैला रहा था कि लिटरली वहां पर अकाइनो को उतर के आना पड़ा। यस, और मैग्मा गाय वो वहां पर आया था कि वो कुमा को रोक पाए। देखो मैं यहाँ पे कुमा को इसलिए बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा स्ट्रांग है अभी भी, क्योंकि यार अकाइनो के अलावा और भी बहुत सारे मरीज है जो कि वहां पर अवेलेबल होंगे और वो भी उसको नहीं रोक पा रहे थे। मतलब बड़ी बात है क्योंकि अकाइनो के आने का मतलब ये और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। पता नहीं क्या क्या पिघला देगा इस बार वो। तो तुम समझ सकते हो कि कुमा यहाँ पर कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्पेशली उसका डेविल फ्रूट भी इस समय एक्टिव है तो काफी ज्यादा चीजों को तबाह कर सकता है, वो भी बिना ज्यादा दम लगाए। एंड आई थिंक ये पूरा कुमा वाला सीन हम स्टार्टिंग के 3 से 4 पेजेस में देखेंगे क्योंकि आगे तुरंत सीन शिफ्ट होगा तुम्हारा फेवरेट लूफी वर्सेस किजारू के फाइट में। यहाँ पर लूफी ने गियर 4th एक्टिवेट करके रखा है, वो भी स्नेक मैन फॉर्म वाला, जो कि तुम लोग को पता होगा स्पीड को प्रेफरेंस देता है। ऑब्वियसली किजारू से फाइट करने के लिए स्पीड चाहिए, लेकिन भाई तुम कितनी स्पीड ले आओगे, लाइट स्पीड को तो टक्कर नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर लूफी ऑल्दो अपना फ्यूचर साइट यूज करके देख सकता है किजारू किधर अटैक करने वाला है और लूफी उसके काउंटर में भी अटैक कर सकता है। बट लूफी के देखने में और कितने जल्दी किजारू अटैक कर देगा भाई उसमें लाइट स्पीड का डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस ही नहीं होता बेसिकली। अभी लूफी अपनी आंखों से देख ही रहा होगा कि तब तक किजारू उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पर किजारू के अटैक्स को लूफी झेल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसको अपना गियर 5 फॉर्म एक्टिवेट करना पड़ा। अभी गियर 5 फॉर्म में वो कितना ज्यादा किजारू से फाइट कर पाएगा वो अभी थोड़ी समय में ही पता चलेगा। अभी बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि शायद गियर 5 में वो उसको एक झापड़ मार के किनारे कर देगा, बट आई डोंट थिंक सो। थोड़ा तो फाइट होना है भाई, क्योंकि ऐसे एक झापड़ मार के किनारे करना शुरू कर देगा तो मजा नहीं आएगा ना। तुम भी थोड़ा सोचो, थोड़ा तो फाइट होगा और शायद लूफी को यहाँ से भागना पड़े। ऑब्वियसली हर बार की तरह मरीन्स आते हैं और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ होगा। बट ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन इसके गियर 5 एक्टिवेट करने की वजह से ड्रम्स ऑफ लिबरेशन खुल गए, जिसकी वजह से वो जो बड़ा सा जायंट रोबोट था जो कि तुमको एगेड आइलैंड पे देखने को मिला था वो रोबोट एक्टिवेट हो गया। दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्ट्री जो कि तुमको इस वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी कि अचानक से इस रोबोट के अंदर जान कहां से आ गई। अकॉर्डिंग टू वेगापंक 200 साल पहले ये लास्ट टाइम एक्टिवेट हुआ था, जिसके बाद उसकी एनर्जी खत्म हो गई, इससे पहले वो अपना मिशन पूरा कर पाता। अभी जहां तक मेरा दिमाग घूम रहा है, देखो यार 200 साल पहले जब ये रोबोट एक्टिवेट हुआ था तब हो सकता हो इसके आसपास में कहीं पर नीका फ्रूट हो, या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जैसा बोला कि वो नीका फ्रूट को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद इस रोबोट के आसपास ही कहीं नीका फ्रूट होगा और ये रोबोट शायद उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा, या फिर यू नो समझ रहे हो ना, आसपास में कहीं होगा। और जब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस फ्रूट को पाने की कोशिश की होगी या फिर इसके आसपास में आया होगा, तो एक बात और तुम लोग याद रखना, नीका डेविल फ्रूट का खुद का भी एक विल है और इसी वजह से शायद इसी डेविल फ्रूट की वजह से 200 साल पहले ये एक्टिवेट हो गया था रोबोट। लेकिन ऑब्वियसली इसकी एनर्जी उसी समय खत्म हो गई थी, जिसके बाद वेगापंक इसको ले आया अपने पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अभी वेगापंक इसको जब लेके आया अपने पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए और ये रोबोट अभी एक्टिवेट हुआ, इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? देखो भाई, इस रोबोट की हेल्प से ही ये
ये लोग मदर फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि एक एंशिएंट एनर्जी के बारे में वेगापंक ने बात की थी जो कि इस रोबोट में हुआ करती थी, बट अभी वो नहीं है। और लूफी ने भी बोला है कि ये रोबोट अपने आप ही चलता है, ना कि इसके अंदर कोई पायलट बैठ सकता है। तो इतना बड़ा पैनल जब मैं ऑलरेडी इस रोबोट का दिखाया गया इतना ज्यादा जूम करके, तो भाई ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। और मदर फ्लेम इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेगापंक के ब्रेन के बाद जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो मदर फ्लेम का जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग है वो इसी का यूज करके किया जा रहा है, जहां तक मेरे को लगता है। और इसी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी भी हालत में एगहेड आइलैंड को बस्टर कॉल से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती, वरना अब तक वो कर भी दिए होते। अभी मदर फ्लेम को रिचार्ज करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारा चीज पंक रिकॉर्ड्स में पड़ा हुआ है और इसका मैन्युफैक्चरिंग इसी के थ्रू हो सकता है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ब्लैकबियर्ड पायरेट्स भी इस आइलैंड पर कब्जा करने के लिए अपनी शिप लेकर आए हों, ताकि किसी भी हालत में वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये वाला पूरा का पूरा जो रिसोर्स है ना मिल पाए। जैसा कि तुम लोग को पता है, ईमू बिना मदर फ्लेम के रह नहीं सकता, उसको वो चाहिए ताकि वो मल्टीपल आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर पाए। अब इसके पहले ये लोग क्यों नहीं आइलैंड डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो देखो भाई इसका सीधा सीधा रीजन यही है कि 200 साल पहले इनके पास वो रोबोट आया था और वेगापंक ने अभी रिसेंटली ही इसका यूज करके किसी तरह से मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की वो मदर फ्लेम को। एंड आई थिंक लूफी के वहां पर आने की वजह से उसका जो एनर्जी सोर्स था जो कि एक्टिवेटेड नहीं था, अपने पैसिव स्टेट में था, जिसका यूज करके ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उस पावर की। आई थिंक वो जो पैसिव एनर्जी है वो वापस से एक्टिवेट हो चुकी है एंड इसी वजह से इस रोबोट के अंदर लाइट आ गया। अगर ये रोबोट यहाँ पर एक्टिवेट हो गया तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। एंड तुम अगर काइंड ऑफ देखोगे तो थोड़ा बहुत पैरेलल बना रहा है। कैसे इस समय कुमा जो कि एक रोबोट अब बन चुका है खुद भी, वो जाके वहां पर अटैक कर रहा है इस समय मैरी जॉयस में, और ठीक 200 साल पहले ये रोबोट भी जाके वहीं पर अटैक कर रहा था। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शायद पास्ट में किसी बड़े से जायंट को मॉडिफाई करके इस रोबोट को बनाया गया हो। और अगर तुम नोटिस करोगे तो इसका भी एक सींग नहीं है इस बड़े वाले रोबोट का, बिल्कुल जिस तरह से ओनिगाशिमा पर एक सींग गायब है। अभी तुम लोगों को क्या लगता है इन सब चीजों में कनेक्शन क्या है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरा जो भी इस चीज को लेके थ्योरी बनेगा ये सब कुछ मैं मांगा रिव्यू में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो ताकि ऐसे गजब गजब के डिस्कशन हम वहां पे कर सकें। चैनल को सपोर्ट करना तो मेंबरशिप ले सकते हो या फिर QR कोड के थ्रू भी तुम हमें सपोर्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।